नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि न्यूज 21 हमेशा सत्य, सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि किसी भी खबर के हमेशा दो पहलू होते हैं और हमेशा उन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर, सोचकर, समझकर अगर कोई खबर चले तो उस खबर की वास्तविकता का भी हम कह सकते हैं कि एक परिचय हो जाता है। और आज ऐसी ही एक खबर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ किशोर जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे एक मसला पिछले दिनों अखबारों की सुर्खियों में खूब उछला था, क्या है वो पूरा मामला और किशोर जी से वो कैसे जुड़ा है, उन्हीं से जानेंगे। किशोर जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज 21 में। धन्यवाद। दर्शकों के लिए आपका पूरा परिचय एक बार आपके मुंह से ही हम सुनना चाहेंगे और आपकी जो संस्थाएं हैं, क्या आप काम करते हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं, वो एक बार आप हमारे दर्शकों को प्लीज एक बार बताइए। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 21 चैनल को कि जिस तरह से आप खबरें दबंग तरीके से चलाते हैं। उम्मीद है कि मेरी खबरों के चलने के बाद में मैं एक बार बेदाग साबित होऊंगा और सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी जी। और मेरा नाम किशोर मोतियानी है। मैं अशोक चौक आदर्श नगर निवासी हूँ। मैं हमारी एक संस्था है पूज्य सिंधी पंचायत आदर्श नगर की, जो कि सिंधी समाज से जुड़ी हुई है और उनका नेतृत्व करती है। उनका अध्यक्ष हूँ मैं। आदर्श नगर में एक बाल भवन संस्थान करके है, आदर्श बाल भवन संस्थान, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा मेरी बीजेपी में मैं मंडल महामंत्री हूँ आदर्श नगर का जी। और मेरी पत्नी पार्षद थी। अभी 7 मई को जो है 7 अप्रैल को 7 मई को चेयरमैन बनी है सीवरेज संधारण समिति के। और पूज्य सिंधी पंचायत जो हमारे सिंधी समाज से जुड़े हुए चेटीचंड मेला समिति, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक पर्व होते हैं, समाज से जुड़े हुए कई, अगर मान लो किसी को कोई तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई दुख है, किसी के भी कोई व्यवधान है, तो हम उसके लिए आगे तत्पर रहते हैं। हमारी पंचायत की पूरी टीम उनकी मदद करती है जी। तो कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मेरे को काफ़ी साल हो गए इनसे जुड़े हुए। मैं 94 में पहली बार पंचायत बनी थी, तब मैं मेंबर था केवल उस पंचायत में। और हमारे अध्यक्ष पहले जो अध्यक्ष थे वो कन्हैयालाल देवानी जी थे। उसके बाद सुगन चंद जी रहे। उसके बाद चिमनलाल टेकानी जी रहे। हमारा गीता भवन में कमरा था और वहीं से हम संचालित करते थे और समाज के कार्यक्रम भी करते थे, चेटीचंड वगैरह सब जो भी हमारे समाज से जुड़े हुए, होली मिलन समारोह, दिवाली मिलन समारोह, वो सब उसी बैनर पे होता था। तो जाहिर सी बात है राजनीतिक और सामाजिक रूप से आपका समाज में भी काफी नाम होगा। जी जी। तो क्या यही वजह है कि जो पिछले दिनों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, आपके ऊपर एक किसी खास परिवार के साथ में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया था जिसमें आपका नाम प्रमुखता से उछाला गया था। एक बार हम आपके मुंह से भी हम सुनना चाहेंगे क्या वो मामला है और आपके ऊपर जो आरोप जो लगाए गए उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, उनसे मेरे बहुत पुराने संबंध थे। 2004 में हमने नगर निगम में ठेकेदारी का काम शुरू किया और उस टाइम पे पैसों की ज़रूरत रहती थी तो हम दूसरी जगह से ब्याज पे लेते थे जी। तो ये प्रकाश चंद खट्टर जो है मेरे को अपने बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने मेरे को बोला कि तू ब्याज औरों से लेते है, मेरे से भी ले लिया कर और ठेकेदारी को बदला, तू पड़ोस पे रहता है तो मेरे को रात बेवक्त, कभी भी बेवक्त, रात में, दिन में, कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं वापस मांगू तो तू आसानी से दे सकता है पड़ोस में, मैं भी तेरे घर पे आ सकता हूँ। इस चक्कर में मैंने 2008 में उनसे पैसे लेना शुरू किए। कभी लाख रुपए होता, कभी 2 लाख रुपए होता, कभी 3 लाख रुपए। ये मेरे पास में हैं। ये मेरे संयोग से लाख और 2 लाख की तो मेरे को रसीदें ये मिली थी। इसमें साफ लिखा हुआ है कि 1 रुपए सैकड़ा ब्याज की दर से मैं उनसे पैसे लेता था जी। टोटल मैंने 2012 तक 12 लाख रुपए उनसे लिए थे, जो कि 24,000 रुपए 2 महीने का ब्याज होता था। 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मैं चुका के आता था और एक डायरी थी, उस डायरी में मेंटेन होता था हर 2 महीने का ब्याज। मैंने कुछ और ठेकेदारों को भी पेमेंट दिलाया जी। और उनकी भी डायरी में एंट्री होती थी। लेकिन पेमेंट आपने उन्हीं से दिलवाया, प्रकाश जी से दिलवाया था। उन्होंने कहा कि मेरे पास आया हुआ पैसा तो कहीं से नहीं है। फिर क्या है, उन ठेकेदारों ने पेमेंट लेना बंद कर दिया। क्यों? एक तो इनकी क्या है कि इन बेटे की नियत में खोट थी, प्रकाश जी के मनोज खट्टर में। वो क्या कहता है, आप मेरे को ब्याज नहीं दे के, जबकि वो ब्याज दे के आते थे जी। एक तो वो कारण था। उसके अलावा जब उन्होंने पूछा इनसे कि भाई आपके पास में इतना पैसा कहां से आया है और आपके पास में लाइसेंस है क्या ब्याज पे देने का, बेटे ने अपने पिता से पूछा, नहीं ठेकेदारों ने अच्छा बेटे से पूछा। तो बेटा घबरा गया, पिताजी गए। उसके बाद से इन्होंने उनसे ब्याज लेना बंद कर दिया क्योंकि लाइसेंस था ही नहीं जी। लाइसेंस आपके हो तभी आप ब्याज
पूछा इनकम टैक्स कितना देते क्या देते, तो ये लोग, तो उस चक्कर में उन्होंने ब्याज पे पैसे लेना इनसे बंद कर दिया। फिर वो एक नंबर में ब्याज लेते थे, जो चेक से भी ब्याज जाता है, चेक से ही पेमेंट आता है जी। ये विवाद तब से है। फिर 2014 में हमने ठेकेदारी बंद कर दी। ठेकेदारी बंद करने के बाद 2016, 17, 18 तक मैं मैक्सिमम कहता हूं कि मैं इनके सारा हिसाब क्लियर करके एक डायरी में मेंटेन किया था, जिसमें कि एक अंडरलाइन करके और 3-4 जनों के साइन है, जिसमें इनके पिताजी के भी साइन है, मेरे भी साइन है और 2 गवाहों के भी साइन है कि आज तक का हमने हिसाब चुकता कर दिया और आपका हमारा कोई लेना देना नहीं है, न ब्याज का न मूल रकम का, सारा पैसा चुकता करना। मैं इनको ये कहता रहा कि भाई आपने ये 2 लेटर 3 लेटर तो दे दिए, बाकी मेरे को आप जो है मेरे लेटर पैड पे जो लिखे हुए हैं वो आप मेरे को वापस कर दो। तो वो कहते यार वहां रखे हुए हैं, सेफ जगह पे है, पारिवारिक संबंध है अपने, तो कभी भी दे जाना है, आप फाड़ देंगे हम क्या करें। अब मैं इस बीच में व्यवस्था के कारण जा नहीं पाया, इनसे पूछा तो टालम टोल और फिर बोला फाड़ दिए हमें। 2019 में इन्होंने मेरे को बदनाम करना शुरू किया जी कि 2000 हमारे पैसे निकलते हैं, पैसे निकलते हैं। 18 से सिलसिला चला शुरू किया। जो आप जिस डायरी का आप बता रहे हो उस डायरी में सब था, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मेरी छवि खराब हो रही थी, चूंकि पार्षदों के चुनाव 2020 में थे तो 1 साल था। तो हमारे पंचायत के जो पदाधिकारी हैं वो काफी मतलब समाज में प्रतिष्ठित हैं, सुलझी बुद्धि के, थोड़े बहुत अमाउंट को मत देखो। तो फिर मैं इनके पास गया तो मैंने कहा देखो पैसे तो मैं दे चुका हूं, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा और छवि को आप धूमिल कर रहे हो, खराब कर रहे हो, तो मजबूरी में मेरे को पैसे देने पड़ रहे हैं जो आप ऑलरेडी दे चुके थे। फिर उसके बाद में मैंने 2000 वो करने के बाद भी परेशान करते रहे, वो 2018 में देखा, परेशान करते रहे मुझे बार बार। तो 2019 में मैंने ये परिवाद दिया था। उस परिवाद में साफ साफ लिखा हुआ है किस तरह से लेन देन हुआ था और क्या हुआ था, और मैंने इसमें बकायदा रिपोर्ट में ये शामिल है कि मेरे 2 लाख रुपए ज्यादा गए हुए हैं, मुझे वो 2 लाख रुपए और जो मेरे दस्तावेज उनके पास में जमा है वो दिलाए जाएं। इसके अलावा जो ये पिता और पुत्र मेरी छवि खराब कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं, इनको पाबंद किया जाए। तो थाने द्वारा इनको मौखिक रूप से बुला के और पाबंद कर दिया गया। ये कौन से साल की बात है? ये 2019 की बात। 2019 की, ठीक है। तब तक ये शांत रहे। फिर 2020 में चुनाव होने थे, वो नहीं हुए। लास्ट में वो दिसंबर में जाके मेरी पत्नी को पार्षद का टिकट मिला। 2021 में इन्होंने क्या किया, थाने में गए तो वहां इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्योंकि छोटी छोटी बात के लिए जाते थे। साइकिल चोरी हो गई तो उसने किया है, स्कूटर गिर गया तो उसने किया है, तो ये छोटी छोटी बात को थाने वाले भी इनसे परेशान हो गए। उसके बाद कौन से थाने की बात है? आदर्श नगर थाने की। तो 2021 में इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया, वकील को गुमराह किया और एक इस्तिगासा के थ्रू मेरी आदर्श नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मेरे को इंचार्ज ने बुलाया, फिर उन्होंने बोला कि भाई जांच कर ले। मैंने कहा कर लो जांच। उन्होंने जांच करी। मैंने दूसरा नंबर जो बंद हो गया था वो भी दे दिया था। उन्होंने जांच की 5-7 दिन तक। फिर मेरे को बुलाया कि भाई कुछ भी नहीं पाया है हमने तो, और ये मामला मतलब आपसी लेन देन का है और ब्याज दे चुके हैं। डायरी वो हमको भी नहीं दिखा रहे। पहले किसी को डायरी दिखाई थी किसी को, तो उसमें तो शो हो रहा था कि आपके पैसे ज्यादा गए हुए हैं। अच्छा, इस बीच में आप देखेंगे तो इनकी बहन ये बोल रही है कि भाई मेरे से लेके गए, जबकि इनकी बहन यहाँ रहती नहीं थी जी। इनकी बहन प्रताप नगर रही है सालों तक। ये तो अभी कुछ टाइम हुआ है, 1.5 साल जो यहाँ रहने आई है जी। तो लेन देन का जो मामला था 2021 में फिर जांच करके एफआईआर लग गई। अब फिर पता नहीं क्यों ये इस मामले को वापस 2025 में उछाला है, क्योंकि इस साल फिर चुनाव है। तो मतलब जब भी चुनाव आने वाले होते थे पार्षदों के, उस समय आपको इस प्रकार से परेशान किया जा रहा था, जबकि आपके हिसाब से आपका सारा हिसाब किताब जी और 2 बार थाने की तरफ से भी हो गया, 1 बार कोर्ट से जो आपने बताया इस तरह से हुआ, एक बार वो भी क्लियर हो चुका। मतलब 2 से 3 बार 2021 तक सारा सब कुछ क्लियर हो चुका था। फिर आखिर ऐसा क्या इनको आपसे कोई मनमुटाव, क्योंकि जैसा कि आपने बताया और जो हमने उनकी जिनकी आप बात कर रहे हैं खट्टर जी की, उनकी भी जो हमने मीडिया बाइट जो सुनी थी, जो अभी हाल ही में कुछ दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि भाई पारिवारिक और बेटे की तरह, आपने भी बोला भाई वो मेरे को बेटे की तरह मानते थे। तो फिर ऐसी आखिर वजह क्या हुई, कहाँ पे बात अटकी या बात खराब हुई कि आपको बार बार इस तरीके से परेशान किया जा रहा है? देखिए जी, मैं जो ये अवैध कारोबार करते हैं ना जी, चाहे वो शराब का हो, चाहे बर्फ खाने की टंकी के पास सट्टे का हो, चाहे अवैध बिल्डिंगें बनाते हैं, इनके खिलाफ मैंने आवाज उठा रखी है। हमारा एक और भी संगठन है आदर्श उड़ान के नाम से जी, एनजीओ की तरह कह लो, हम उसमें भी सेवाएं देते हैं। मैं उसमें कोषाध्यक्ष हूँ जी। उसके बैनर पे हमने कई बिल्डिंगों की आवाजें उठा रखी हैं।
एक बिल्डर है जो बिल्डर है, अवैध बिल्डिंगें बनाता है और कहता है कि मैं परमिशन लेके जी। बनाता हूँ। परमिशन होती नहीं है। अगर परमिशन होती है 4 मंजिल की तो 5 बनाता है, 6 बनाता है, पेंट हाउस बनाता है, बेसमेंट बनाता है, फिर बेसमेंट में अवैध शोरूम बना लेता है, ग्राउंड पे अवैध शोरूम, पार्किंग सारी खत्म कर देता है, फुटपाथ सारी कवर कर। उस बिल्डर के खिलाफ आवाज जब मैंने उठाई तो उसने देखा इस साल चुनाव है और उसको मौका मिल गया। उस बिल्डर ने इनके पास जाके और इनको हवा दी कि आपके पैसे मैं दिलाऊंगा, ये झांसे में आ गए। ये अभी का मामला है? अभी का मामला 2025 में वो झांसे में आ गए तो उन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक फोटो जर्नलिस्ट के माध्यम से हुई है जिसमें भी पूरा टोटल गुमराह किया गया है कि भाई हम पिंक सिटी प्रेस क्लब में करेंगे, जबकि पिंक सिटी प्रेस क्लब में हुई नहीं, वो हुई है गीता भवन में। गीता भवन उनको निःशुल्क दिया गया। आप एक बात बताइए कि पिंक सिटी प्रेस क्लब का नाम देके भी इनको गुमराह किया गया है। लेकिन किशोर जी माफ कीजिएगा बीच में आपको टोक रहा हूं, जब सारा सब हिसाब किताब क्लियर हो चुका था फिर जबरदस्ती वो उस बिल्डर के ऐसे क्या उनको लालच दिया गया, अगर आपको ज्ञात है वो कारण, उनको ऐसा क्या लालच दिया गया जो 3 बार कानून द्वारा ही मना करने के बावजूद, कानून द्वारा ही आप दोषमुक्त होने के बावजूद वो फिर किसी के भी झांसे में आकर आपके ऊपर आरोप लगाने पे आ गए? ऐसा क्या? देखिए, उनको बिल्डर को कुल मिला के मेरी छवि खराब करनी है, मेरी पत्नी की छवि खराब करनी है, छवि धूमिल करनी है, क्योंकि इस बार चुनाव है। अभी वर्तमान में मेरी पत्नी चेयरमैन बनी है। तो आप देखते होंगे कि कभी कभार क्या होता है कि जब आदमी राजनीति में ऊपर होता है तो किसी को मौका मिल जाता है और उसको ये लगता है कि मैं अवैध बिल्डिंगों की कार्रवाई रोक दूंगा ये सब कुछ करने से। जबकि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं अवैध चीजों के खिलाफ हूँ। मैं बिल्डर के खिलाफ कई डिपार्टमेंट पे जाऊंगा और जो जो उसने अवैध बिल्डिंगें बनाई हैं उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। 2-3 मुद्दे तो अभी कोर्ट में चल रहे हैं। वर्तमान में अभी 9A में है, उसमें स्टे है, लेकिन बिल्डिंग बना दी उसने क्योंकि उसमें स्वीकृति अगर आप गलत दी गई। चाहें तो आप बिल्डर का नाम आप बता सकते हैं? उस बिल्डर का नाम विनोद पारवानी है जी, और काफी उसको किसी का संरक्षण भी प्राप्त है, इसी वजह से वो आगे इस तरह की कार्रवाई कर रहा है क्योंकि उसको डर नहीं है। लेकिन जब आदमी चोरी करता है ना, बेईमानी करता है, तो कहीं ना कहीं मन में भय होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो छटपटाता है। फिर वो क्या करता है, जिसने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी है उस पर फिर मिथ्या आरोप, मनगढ़ंत आरोप, फिर वो ढूंढता है इस तरह से कि भाई क्या है, किसको ढूंढूं मैं। फिर ऐसा उनका मिल जाता है तो फिर उसके खिलाफ आवाज उठाने की सोचता है, जिस तरह से उसने उस परिवार के कंधे पे बंदूक रखे और मेरे खिलाफ इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगाया। तो कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आपकी पत्नी की जो राजनीतिक छवि है या जो आपकी एक सामाजिक छवि है, जो समाज के लिए, लोगों के लिए जो आप काम कर रहे हैं इतने सालों से, उसको सिर्फ खराब करना है, उसको खराब करके अपने लिए लाभ उठाना है। कुल मिला के बात यह है। जी, अच्छा, उस बिल्डर की कारस्तानी ऐसी है कि वो हर तरह से बिल्डिंग में इतना वो मतलब इस तरह से कहें कि लालच में आ जाता है। आप ये देखिए कि एक BAR रेशो होता है जी, उसमें एक बिल्डिंग में ये 5 किस्तें होती हैं जी, ठीक है ना, चेक देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, मान लो 5-5 लाख के चेक दे दिए, 25 लाख रुपए 5 किस्तों में, तो एक लगता है पहले, फिर उसके बाद 60 दिन में लगता है, फिर उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है। वो चेक 1 या 2 पास होते हैं, उसके बाद बाकी जो चेक है वो लगते ही नहीं है। वो कहाँ चले जाते हैं ये भी आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था कर लेता है, वो फाइल से या तो चेक गायब हो जाते हैं या फिर फाइल गायब हो जाती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर सरकार तक ये बात चाहे तो इस बिल्डर के खिलाफ पूरी तरह से जांच की जाए। मैं कहूंगा कि भाई, अच्छा, GST की भी, GST में आप ये देखिए कि जितने सरिये आते हैं, जितने रेडीमेड की गाड़ियां आती हैं, उतनी शो ही नहीं होती, वो GST की भी चोरी होती है, इनकम टैक्स की भी चोरी होती है, इनकम टैक्स भी पूरा नहीं दिया जाता है। तो इसकी सारी जो है ना कारस्तानियों की जाँच की जानी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से हर डिपार्टमेंट से इसकी बिल्डर की जांच करवाई मतलब ये कुल मिला के उस बिल्डर के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार जो वो कर रहा है उसकी आवाज उठाई, इस वजह से उसने आपकी छवि खराब करने की कोशिश करी। लेकिन किशोर जी, एक छोटी सी बात यह है कि आज जो प्रकाश जी हैं, ठीक है वो किसी के झांसे में आए, लेकिन उनके साथ में 2-4 लोग और थे, हो सकता है वो उनके परिवार वाले भी हों, लेकिन जब आवाज उठा रहे हैं तो आपके साथ वाले जो भी लोग हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे? नहीं, वो सामने आ जाएंगे ना। आप अगर उनकी बाइट लेना चाहेंगे तो वो भी बाइट देंगे, क्योंकि मेरे साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं ना, वो सच पे चलने वाले लोग हैं, सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं, वो इस तरह के लोग नहीं हैं। अब आप देखिए कि कभी भी आप इनको कहेंगे कि भाई मेरे को ये बाइट लेनी है या आपके इन साथियों का है, तो वो बाइट दे देंगे और सारी सच्चाई बताएंगे। आज ही किसी एक लोकल न्यूज़पेपर में जो मनोज खट्टर, प्रकाश चंद्र खट्टर के पास में रहते हैं, उन्होंने एक स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दिया है
जी कि मेरी छवि नहीं, वो तो विनोद पारवानी का किया धरा है। और दूसरा, इसके अलावा उसकी बहन ही ये कह रहे कि प्रकाश जी और उनका बेटा कह रहे भाई हमको जान से मारने की धमकी जी। थी, हम कोरोना की वैक्सीन लगा के आ रहे थे। अरे उनकी बहन यहाँ रहती नहीं थी, जो कोरोना की वैक्सीन लगा के आए हैं वो उनके चाचा की लड़की है, हालांकि वो भी बहन है एक तरह से कजन, जी। वो है लता खट्टर। जी और आशा कटवानी कह रही है कि हम आए थे वहां से करके। अरे आप यहाँ रहते ही नहीं थे, तो ऐसे झूठे आरोप क्यों लगाते हो किसी के ऊपर? सही बात है किशोर जी। एक बात ये भी हमने देखी जब हमने मीडिया बाइट सुनी और फिर कई और समाचार पत्रों में भी देखा, कई और दूसरे चैनलों में भी देखा, जो प्रकाश जी हैं, उनके बेटे हैं और जो उनकी बहन जो अब सामने है, जो आप कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं रहती थी, इन तीनों के बयानों में ही हमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तीनों में विरोधाभास है। आप न्यूज चैनल में देखेंगे कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, कभी कागज दिखा रहे 3 लाख के, कभी 4 लाख के। एक न्यूज़पेपर में आया कि 5 लाख की धोखाधड़ी का है। तो इनके आरोप ही आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। लेन देन का आप देखेंगे, एक दिखावे के लिए फोटो है जिसमें पैर दबा रहे हैं, एक दूसरे से गले लग रहे हैं। वैसे भले कुछ भी हो, पिताजी आवाज लगाते रहते, कोई कमरे में नहीं आता, लेकिन एक मेरे को गलत साबित करने के लिए, मिथ्या आरोप लगाकर मेरी छवि को बदनाम करने के लिए इस तरह की तस्वीरें पेश करना, ये भी एक गलत बात है, शोभा नहीं देता आप किसी के बहकावे में आके। जी तो किशोर जी, ये तो रहा पूरा आपका मामला, और जिस प्रकार से आपको बदनाम करने की पिछले दिनों जो साजिश की गई तमाम अलग अलग मीडियम के माध्यम से, और आज आपने आके अपनी सफाई दी है। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग भी आपके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं या जो लोग आपके लिए गलत सोच रहे हैं इन आरोपों के कारण, उनको आप बताना चाहेंगे? मैं देखो अभी कार्रवाई करूंगा, मैं एक पुलिस में भी एप्लीकेशन दूंगा और कोर्ट के थ्रू भी कार्रवाई करूंगा और अलग अलग डिपार्टमेंटों में भी एप्लीकेशन दे दूंगा कि भाई पूरी रिपोर्ट जो इन्होंने बना के पेश की है ना मेरे खिलाफ, इनके खिलाफ जांच की जाए। जी थाने में दूंगा, मैं थाने में ये पता करूंगा कि भाई ये बहन यहाँ रहती थी, नहीं रहती थी, मैंने कब पैसे लिए, क्योंकि हालांकि 2021 में एफआईआर लग चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार मैं एप्लीकेशन थाने में जरूर दूंगा, कुछ विभाग में दूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में भी जाऊंगा, वहां भी मैं एप्लीकेशन दे करके और इनके खिलाफ मैं जांच करवाऊंगा, विशेषकर उस बिल्डर के खिलाफ जो इस तरह की सारी मैनिपुलेट और हरकतें कर कर सारा पैसा जो है सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है। जो खजाने में जीएसटी की बता रहा हूं, राजस्व जाना चाहिए राजस्थान सरकार के पास में, वो राजस्थान सरकार के पास में नहीं जाके ये सब पैसे अपने पास रख रहा है, और किसी के थ्रू ये मिथ्या वहां भी ऐसे ही गलतफहमी पाल के और अपने आप को पाक साक समझता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कठोर जांच होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट से इसके खिलाफ। जी तो ये थे हमारे साथ किशोर जी, और जिस प्रकार से आपने भी इन्हें सुना, इनके खिलाफ जो पिछले कुछ दिनों मीडिया की सुर्खियां जो बनी थी, इनके खिलाफ एक बुजुर्ग को परेशान करने के लिए, एक परिवार को परेशान करने के वो जो तमाम जो आरोप इनके ऊपर लगे थे, आज किशोर जी के खुद से मुंह से ही आपने सारी बातें सुन ली कि 2021 तक ये सारा जो मामला था, और एक बार नहीं कम से कम 2 बार 3 बार, एक बार तो कोर्ट से भी इस्तेगासा आया, वो भी रफा दफा हो गया, 2 बार कोर्ट से इस्तेगासा आया, एक बार कोर्ट से, एक बार परिवार के थ्रू, एक बार परिवार के थ्रू आया, आदर्श नगर थाने में भी ये 2 बार 3 बार ये जाकर आए, वहां से भी ये पाक साफ सिद्ध होकर आए हैं, लेकिन उसके बाद भी साजिश के तहत इनको फंसाया जा रहा है, जिसका इन्होंने बखूबी यहाँ पर अपने तमाम जो इनके ऊपर आरोप लगे थे उनके तमाम जवाब दिए। और अब देखने वाली बात यह है कि जो भी लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं अपने निजी फायदे के लिए, किसी समाज के लिए अच्छा काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, उसके खिलाफ क्या कुछ सजा होनी चाहिए, ये तो खैर हमारा कानून डिसाइड करेगा। और जैसे कि किशोर जी ने भी अभी कहा कि ये उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने इस पूरी साजिश को रचा है, एक परिवार को जिनसे इनके घरेलू ताल्लुकात थे, जो एक पिता पुत्र के होते हैं उस प्रकार के ताल्लुकात थे, वो ताल्लुकात, वो व्यवहार उस बिल्डर ने, जिसका ये नाम ले रहे हैं, उसने खराब करने की कोशिश करी, इनकी सामाजिक छवि, इनकी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश करी। ये भी अब कानून का सहारा लेंगे। तो आप बने रहिए, आपको मिलवाएंगे किसी और ऐसी हस्ती के साथ जो परेशान है इन्हीं प्रकार के लोगों जो मिथ्या आरोप लगाते हैं, और इन तमाम लोगों के न्याय के लिए सदा हम खड़े हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।